हेलो आईपीएम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत टेंशन हो रही होगी कईयों को, है ना। परसों एग्जाम है, द डे आफ्टर टुमारो। क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है यार। कोई रिवीजन हो जाए कैसे भी, बहुत अच्छे से, है ना। तो प्लीज़ यार, सारा स्ट्रेस वगैरह हटा दो, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का। आप ये जो मैं आपके सपोर्ट के लिए एक लेक्चर में तैयार कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से सुनिएगा प्लीज़। अच्छे से उसको सारे क्वेश्चंस करिएगा, और यदि थोड़े से क्वेश्चन भी यदि उसमें से कुछ आ जाता है उसमें से, तो मैं समझूंगा मेरा एक ये लेक्चर बनाना यानी फ्रूटफुल हो गया आपके लिए। सो प्लीज़, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहा हूँ एक क्वेश्चन से, और बहुत अच्छे अच्छे एक से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईपीएम और कैट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो आप एक बार उनको देखिएगा अच्छे से। 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब। क्वेश्चन ये है, इसको डिवाइड करना है बेटा 70 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर 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 क्या चाहिए, क्या है, क्या आएगा? इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है अपने को। तो सबसे पहले तो ये दिन के क्यूब करने बैठेंगे, एक्चुअल सॉल्व करेंगे तो बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा बेटा। ये काम नहीं करना अपने को, है ना। चलिए अपन एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को पास पास लिख के देखते हैं। तो 16 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब, ये हमने पास पास लिख दिया, क्योंकि 16 प्लस 19 35 होता है, जिसका कुछ तो रिश्ता है यार इस 70 से, ऐसा मेरे को लगता है। और अब बचे दो मेरे टर्म कौन से, 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब, इनका भी सम मेरा 35 आता है। नो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यदि लगाते हैं तो एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, यस नो। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं लिखना भी नहीं, ऐसा लगता है कि कोई जरूरत शायद नहीं पड़े। 17 प्लस 18, और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ये भी मैंने खाली छोड़ दिया है। मुझे एक चीज़ बताइए, 16 प्लस 19 मेरा कितना होएगा यहाँ पर? 35। चलो, प्लस ये भी कितना आएगा मेरा? 35। इज दैट क्लियर? चलिए अब मुझे ये बताइए, 16 क्यूब कैसा टर्म है, इवन की ऑड? इवन, क्योंकि इवन के एनी पावर करते जाओ तो इवन ही आएगा, ऑड की पावर ऑड ही आएगी। इवन प्लस ऑड, यानी इस टोटल का जो फाइनल आंसर है मेरा, इस पूरा फाइनल आंसर मेरे को क्या मिलना चाहिए? ऑड। और ये मेरा ऑड नंबर है, तो ऑड को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ऑड आएगा? ऑड से ही तो करना पड़ेगा। सेम लॉजिक से यहाँ पर भी मेरा ऑड नंबर आएगा, तो ये मेरा 35 कॉमन है, यहाँ पर मेरा ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी मेरा ऑड नंबर आ रहा है, तो ये मेरा 35 कॉमन ले लूँ तो अंदर ऑड प्लस ऑड आएगा, यानी जो भी नंबर आएगा वो इवन आएगा, और इवन नंबर आएगा फ्रेंड्स तो वो 2 का मल्टीपल होगा। 35 इंटू मैं उसको 2 के टाइप का लिख सकता हूँ, तो मेरा नंबर 70 के टाइप का 70 का मल्टीपल हो गया, और उसको यदि मैं 70 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। इज दैट क्लियर? और एक आसान अप्रोच मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखिएगा। कंजुगेटिव नंबर, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कुछ कितने भी कंजुगेटिव नंबर ले लो, यदि उनके टोटल से आप उनको डिवाइड करते हो तो वो फुल्ली डिविजिबल होगा, और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब और 19 का क्यूब डिवाइड करेंगे यदि अपन इसको 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। और ये गौर से देखो आप सॉल्व करके, ये 70 है, यानी इस चीज़ को 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप इस तरह से बहुत फास्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका रेंडमली मैं चूज करता जा रहा हूँ क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आपको यही करना है। पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग टॉपिक के मिलेंगे, तो आप रेंडमली चूज करते जाना है। चलिए क्वेश्चन ये है कि 4 फ्रेंड हैं ABCD, ये लोग एक पिकनिक पे जाते हैं। ये पहला बंदा ले जाता है 5 लीटर वोडका, और ये 4 लीटर और ये 3 लीटर। इज दैट क्लियर? ये रोज पिकनिक पे जाते हैं, ले जाते हैं वोडका, और ये काम है इनका रोज का, राइट। तो यहाँ पर इनका ये जो डी वाला फ्रेंड है ना, ये वोडका नहीं लेके आया, ये इसके पास मनी है। अब पिएगा तो वोट का, मनी तो खाएगा पिएगा नहीं, यस नो। अब ये टोटल कितना लीटर हो गया इनके बीच में? 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 लीटर। ये सब मिल बांट करके पीते हैं, तो इसको मिलेगा 3 लीटर, 4 में डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 लीटर सबको मिला। क्वेश्चन ये कि ये पैसा कैसे डिवाइड करेंगे इन चारों में? इज दैट क्लियर? चलिए, कई लोग ऐसे जवाब देते थे 5 4 3 के रेशो में डिवाइड कर दो। नो 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 नो, ऐसा नहीं करने का बिल्कुल। ये लाया 5 लीटर, इसने पी 3 लीटर, तो बची कितनी? 2 लीटर। ये लाया 4, इसने पी 3, तो बची कितनी? 1 लीटर। ये लाया 3, इसने पी भी 3, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन इसके लिए नहीं रहेगा। तो ये जो 3 लीटर इसने पी, उसमें से 2 लीटर इसकी थी, 1 लीटर इसकी थी, तो किस रेशो में पी इसने? 2:1 के रेशो में। तो ये 1200 रुपये भी किस रेशो में डिवाइड होंगे? 2:1 के रेशो में। 2 और 1 का टोटल कितना आ रहा है? 3, और जो 3 है वो मेरा कितना है? 1200 है। कितना टाइम्स है? 400 टाइम्स। तो ये मेरा बनेगा 800, और ये मेरा बनेगा 400। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आंसर
आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं और आते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन से रिलेटेड देखिएगा। एक लेडी को उसके फादर ने उसकी मैरिज के टाइम 13 लाख रुपीज गिफ्ट में दिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर उसको बोला कि तेरा जो बच्चा होगा ना वो लेडी और बॉय यदि बच्चा होता है लड़का तो उसको रेशो ऐसे डिवाइड कर लेना तू 3:1 के रेशो में, मतलब 3 रेशो लेडी को रखना है, 1 रेशो बॉय को देना है। और उस लेडी को ये बोला कि यदि तुझे बेटी यानी गर्ल चाइल्ड होता है तो उसको ऐसे डिवाइड करना 1:3 के रेशो में, 1 रेशो लेडी का और 3 रेशो गर्ल का। बट बॉयज भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उसको ट्विंस हुए जिसके अंदर बॉय भी है और गर्ल भी है। तो क्वेश्चन ये है कि पैसा कैसे डिवाइड करेंगे। अब ये बहुत बड़ी टेंशन हो गई लेडी की, प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करिए। उसके फादर ने जो बोला तो ओबे भी करना है, पैसा भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लेडी बॉय लेडी गर्ल, कॉमन कौन है यहाँ पर? लेडी। रेशो में मैंने सिखाया था स्केलिंग करना, लेडी यहाँ पर बॉय और यहाँ पर गर्ल, तो लेडी बॉय और गर्ल। तो यहाँ पर लेडी बॉय का रेशो कितना है? 3:1, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, और लेडी गर्ल का 1:3, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 3। यस प्लीज स्केलिंग कर लेंगे। 3 1 जा 3, 1 1 जा कितना 1, 3 3 जा कितना 9, 1 3 9। रेशो का सम कितना आ रहा है? 13। जो 13 है वो कितना दिया क्वेश्चन में? 13 lakhs। 1 2 3 4 5, तो जो 9 है वो हो जाएगा 9 lakhs, जो 3 है वो हो जाएगा मेरा 3 lakhs, और जो 1 हो जाएगा वो 1 lakh। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से पैसा डिवाइड होएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन लेने से पहले मुझे ये बताइए 0/0 कितना होता है? कई लोग बोलेंगे 1, नहीं, नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, कोई वैल्यू आज तक नहीं निकाल पाया 0/0 की। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है ABCR नॉन जीरो रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर? नॉन जीरो रियल नंबर दे रखे हैं ABC, और आपको ये भी दे रखा है A/B + C = B/C + A = C/A+B = K। तो आपको निकालना है K कितना होगा, K कितना होगा, यस नो? इसका आंसर आपको निकालना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर निकालने का जो मेथड है बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो है वापस से लिख देता हूँ मैं, A/B + C, K को मैंने इधर लिख दिया, = B/C + A = C/A + B, और इसी के इक्वल एक प्रॉपर्टी होती है रेशो में, एडेंडो। तो इन तीनों को ऐड करके ऊपर लिख दो A + B + C, और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, नहीं से ट्वाइस ऑफ A + B + C। तो ये मेरा फ्रेंड्स ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा? 1/2। तो K का वैल्यू कितना आया? 1/2। क्या यही एक वैल्यू होगा K का, या और भी आ सकता है? और भी आ सकता है मेरे फ्रेंड्स। ये आपने क्या सोच के कैंसिल करा A + B + C को? ये कैंसिल ये सोच के करा कि ये 0 नहीं है, क्योंकि यदि ये 0 होता तो 0/0 तो कैंसिल हो नहीं सकता था ऐसे इस तरह से। यस नो? तो अब मैं अज्यूम करके चलता हूँ एक बार ये वाला केस कि मेरा A + B + C कितना है? 0 है। तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। एक बार और देखिएगा, ये जो मेरा K का वैल्यू था ना, ये क्या था? A/B + C। जस्ट ए मिनट, ये यहाँ पर A/B + C, ये B/C + A, C/A + B। तो गाइज ये A/B + C मेरा K का वैल्यू है, यस नो? तो यहाँ पर मैं इसको A/B + C को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इस A को इधर ले लेता हूँ, तो मेरा -A हो जाएगा। तो ये मेरा A से A तो कैंसिल कर ही सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि ABC तो नॉन जीरो नंबर है, तो ये मेरा बनेगा -1। तो मुझे दो आंसर आ गए K के, एक 1/2 और एक -1। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो गाइज छोड़िएगा मत उसको, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा सॉल्व। यस प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि स्पीड ऑफ रेलवे इंजन, रिडक्शन कम हो रही है स्पीड, रिडक्शन इन स्पीड ऑफ रेलवे इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बोगीज। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन में दिया है। एंड स्पीड ऑफ इंजन is 45 km/h. Is that clear? And if there are क्वेश्चन में दिया है 16 bogies, यदि बोगीज 16 है, if there are 16 bogies then speed equal to 9, तो speed equal to क्या दे रखा है? 9। then how many maximum bogies
हाउ मेनी मैक्सिमम बोगीज कैन बी अटैच्ड, मैक्सिमम बोगीज कैन बी अटैच्ड। चलो ये पूरी स्टोरी मैंने शॉर्ट में लिख दी है, पूरी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा मैंने, बात आखिर समझ में आ गई होगी आपको। मुझे एक चीज़ बताइए कि स्पीड ऑफ इंजन ज़्यादा होता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन ज़्यादा होता है? यस नो, इंजन जब अकेला होता है तो ज़्यादा स्पीड होती है, जैसे जैसे उसके साथ बोगीज अटैच होते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड उसकी कम होती जाएगी। यस नो फ्रेंड्स? अब क्वेश्चन में दिया है कि जो रिडक्शन हो रहा है यानी कि जो स्पीड कम हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ बोगीज, तो मैं इसको अंडर रूट बी नाम दे देता हूँ बोगीज के लिए भी। यस नो फ्रेंड्स? तो ये जो मेरा रिडक्शन है ये हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू के टाइम्स अंडर रूट बी। इज दैट क्लियर? रिडक्शन मतलब क्या? कम होना। तो कहना इसे कि जो ट्रेन की स्पीड है वो इंजन की स्पीड माइनस के टाइम्स अंडर रूट बोगीज, इतना कम होता जाएगा ऑलवेज। बोगी एक रखोगे तो ये इतना कम, दो रखोगे तो ये, तो जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा। यस नो? और इंजन की स्पीड क्वेश्चन में दे रखी 45, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी मेरी 45, तो इंजन की माइनस बोगी के अकॉर्डिंग ये आपका ऐसा चेंज आ जाएगा। तो ये समझते आना चाहिए क्वेश्चन में। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें इसको, चलेगा? चलिए क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जब 16 बोगीज है तो स्पीड 9 है। इसका मतलब ये है कि ये स्पीड को मैं 9 कर देता हूँ, 45 माइनस के अंडर रूट 16 बोगीज, तो ये आ जाएगा मेरा 9 इक्वल टू 45 माइनस 4K। यस नो? तो ये 4K इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो 4K कितना आ गया मेरा 36, 45 माइनस 9, तो K मेरा कितना आ गया 4। इज दैट क्लियर गाइज? अब पहली इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 45 माइनस K का वैल्यू आ चुका है मेरे पास 4, 9 जा 36, सॉरी 9 आ गया, ये तो आ गया मेरा 9 अंडर रूट बी। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बोगी अटैच कर सकते हो गाइस। यस, क्या करना है? अब स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं 0 करके देखता हूँ कि कब रुक जाएगी ट्रेन, कितनी बोगी लगा दें, कितनी बोगी लगा देंगे ट्रेन रुक ही जाएगी। 0 इक्वल टू मेरा बनेगा 45 माइनस 9B, तो गाइज 9B इक्वल टू आ जाएगा 45, तो ये 9 से कैंसिल होगा 5, तो ये आ जाएगा मेरा सॉरी 9 रूट भी है ये, तो ये मेरा 9 रूट भी हो जाएगा 45, तो ये 5, तो B इक्वल टू आ गया मेरा 25। यस नो? इसका मतलब 25 बोगीज में लगाऊंगा तो मेरी गाड़ी रुक ही जाएगी, ट्रेन की स्पीड 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं? 24, ताकि कुछ तो चले वो। इज दैट क्लियर? सो माई फाइनल आंसर इज 24। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि ट्रेन स्पीड ऑफ इंजन ये भी नहीं देंगे और 2 इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि बोगी जितनी तो स्पीड इतनी, एक और इन्फॉर्मेशन बोगी जितनी तो स्पीड इतनी। 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिएगा गाइस, तो आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंडमली एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन के अंदर दिया है फ्रेश ग्रेप्स। आपने जरूर पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं। फ्रेश ग्रेप्स के अंदर वाटर है 80%, और जो ड्राई ग्रेप्स है उसके अंदर वाटर है 20% वाटर। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हाउ मेनी ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 40 kg फ्रेश ग्रेप्स। 40 kg यदि फ्रेश ग्रेप्स है तो इससे कितने ड्राई ग्रेप्स में निकाल सकता हूं। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक चीज समझ लीजिए यहां पर, फ्रेश ग्रेप्स और ड्राई ग्रेप्स, इन दोनों में क्या चीज है जो कॉमन है? गौर से देखो। फ्रेश ग्रेप्स में पानी भी है, और पानी के अलावा जो बचा कुचा है वो क्या होगा? पल्प। यस नो? और जो ड्राई ग्रेप्स है उसमें भी पानी होगा। यस नो? और जो बचा कुचा होगा यहाँ पर भी क्या होगा? वही पल्प होगा। इसका मतलब पल्प दोनों में कॉमन है। अब फ्रेश ग्रेप्स में पानी कितना है? 80%, पल्प कितना है? तो 20%, तो ये 4:1 का रेशो हो गया। इज दैट क्लियर? ड्राई ग्रेप्स में पानी 20% है तो 80% पल्प है, तो यहाँ 4:1 का रेशो ऐसा हो गया। इज दैट क्लियर? कॉमन चीज यहाँ पर पल्प है, तो ये स्केलिंग कर लेते हैं, तो ये मेरा 4 बनेगा, 4 4 जा ये मेरा 16 बनेगा, और ये 1 1 जा मेरा बनेगा 1। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं पानी में पल्प मिला दूं तो ये मेरे फ्रेश ग्रेप्स हो गए 20, और यदि पानी में पल्प में मैं ये वाला ड्राई ग्रेप्स वाला मिला दूं तो ये मेरा 5 आ रहा है, यानी कि 20 यदि मेरा फ्रेश ग्रेप्स है तो ड्राई मेरा 5 हुआ। और क्वेश्चन में कितना दे रखा? 40 है फ्रेश, तो यदि 40 है फ्रेश तो मेरा ये वाला हो गया पार्ट 10, तो 40 पे 10 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? तो ऐसा मत सोचना कि एक ही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने ऐसे रेशो प्रोपोर्शन से बताया।
सपोज करो ये मेरा जो 40 kg फ्रेश ग्रेप्स है इसके अंदर 80% वाटर है तो 32 हो गया, तो पल्प कितना हो गया मेरा गाइस 8। अब वो ड्राई होने के बाद सपोज करो x रह गए तो उसमें मेरा पानी 0.2x है तो पल्प कितना हो गया गाइस 0.8x। अब पल्प तो यहाँ 8 है और यहाँ 0.8x है तो पल्प तो दोनों में इक्वल ही होगा ना, पानी तो कम होएगा, यस नो। तो 0.8x मेरा किसके इक्वल होगा गाइस 8 के, तो x इक्वल टू 10, ये मेरा आंसर आ गया। तो बहुत तरीके होते हैं यार क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप कर सकते हो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े गाइस। चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक जू के अंदर कुछ मंकी थे और कुछ पैरट्स थे, तो टोटल जो हेड थे, हेड काउंट वो था 20, टोटल हेड थे 20 और टोटल मेरी लेग्स थी 48। तो मेरा क्वेश्चन ये कि मंकी कितने पैरेट कितने। अब यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर मैं आपको कुछ नया सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। सपोज करिए मंकी है M, पैरेट से P, तो मंकी और पैरेट का दोनों का टोटल मेरा हो जाएगा 20। हेड काउंट मंकी के M हेड है, पैरेट के सपोज P हेड है, मंकी के 4 लेग्स है तो ये 4p हो जाएगी, पैरेट के 2 लेग्स है तो 2p हो जाएगा, ये मेरा 48 आ जाएगा। तो गाइज ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या कैसे सॉल्व करें, इसको डबल कर लो भाई मेरे, तो ये 2m प्लस 2p इक्वल टू कितना बना मेरा 40, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा बना 2m इक्वल टू 8, तो मेरा m इक्वल टू क्या बन गया 4, तो मंकी 4 है तो मेरा पैरेट्स कितना हो जाएगा 16, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है 20। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो गाइस, कि मुझे एक चीज़ बताओ, मंकी के कितने पैर हैं 4, पैरेट के कितने हैं 2। इज दैट क्लियर। अच्छा इनके एवरेज पैर कितने हैं, अब ये क्या क्वेश्चन हुआ है ना, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एवरेज कितने, लेग्स टोटल कितनी है 48, कितने लोगों की 48 लेग्स है 20 लोगों की। इज दैट क्लियर। तो 20 पर 20 जो टोटल ये हैं उनकी लेग्स टोटल 48 है, तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको 24/10 2 से कैंसिल करके कहना है इसे 2.4, तो ऑन एन एवरेज 2.4 लेग सबकी हो गई, यस नो। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर एक एलिगेशन टेक्निक आपने पढ़ी होगी, वो मैं लगा के कर रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 0.4, ये आपका आ जाएगा 1.6। तो रेशो क्या बना मेरा 0.4 और 1.6, यानी इसका 4 गुना, जस्ट 1:4 का रेशो है। 1:4 के रेशो में ये मंकी पैरेट को डिवाइड कर लो, तो 4 और 1 5, जो 5 है वो कितना है 20, कितना टाइम से गाइस 4 टाइम्स, तो ये 4 और ये 16, ये भी मेरा आंसर आ गया। तो अरे यार बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन को करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपन बात करेंगे कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर क्या होता है कि बच्चे रहें या ना रहें, कुछ खर्चे तो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपन बोलते हैं, यस नो। और एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी है एक हॉस्टल के अंदर, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो भी। जो वेरिएबल है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं, स्टूडेंट रहेंगे जितने तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस होंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे। तो स्टोरी ये है गाइस कि यदि 100 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं 1500, और यदि 200 बच्चे रहते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं 2500। तो बताओ 400 बच्चे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, दैट इज़ माय क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको ये फंडा पता होना चाहिए। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस को x मान लेता हूँ और वेरिएबल को y मान लेता हूँ, तो जब 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे का y, तो 100 बच्चे का 100 y हो गया, टोटल खर्चा मेरा कितना आ गया 1500। और यहाँ पर x फिक्स खर्चा है, जब बच्चे 200 हैं तो 200 y आ जाएगा 200 y, और ये मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो गया इतना। और पूछा है 400 का, तो x प्लस 400 y टोटल एक्सपेंसेस पूछा है कितना 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 होगा। तो एक तरीका तो ये गाइज, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x y निकाल के इसमें पुट कर दो, राइट। क्यों इक्वेशन में जाना यार, मैं और आसान तरीका बताता हूँ। जब बच्चे 100 है तो एक्सपेंसेस 1500 है, जब बच्चे 200 है तो एक्सपेंसेस हो गया मेरा 2500, जब बच्चे 400 है तो एक्सपेंसेस निकालना है। अब मुझे ये बताओ गाइस 100 और 200 कितने का डिफरेंस है, 100 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 1000 का। अब यहाँ कितने का डिफरेंस है गाइस 200 का, यानी कि इसका जस्ट डबल 100 का, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आना चाहिए जस्ट डबल 2000 का। तो 2000 प्लस 2500 यहाँ पर कितना आ जाएगा 4500 इज माई आंसर। आप ऐसे भी करके देखेंगे तो वही आएगा। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, उसको आप बोलेंगे किस टॉपिक का, ये अपन बाद में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन तो देखो, ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ट्रेंगुलर शीट है, समझ लो ये मेटल शीट है ट्रेंगुलर। इज दैट क्लियर। इसका एरिया दे रखा है क्वेश्चन में 36 इसका एरिया है, और एक पैरेलल अपन ने कट लगाया, किसके हाइपोटेन्यूज के पैरेलल कट लगा करके शीट को अपन ने ऐसा काटा कि ये छोटा ट्रेंगल बन गया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ये छोटा ट्रेंगल बन गया और ये वाला हिस्सा हमने काट दिया इसके अंदर, शीट के अंदर से। तो ये हाइपोटेन्यूज इज रिड्यूस्ड
रिड्यूस्ड बाय 35%। हाइपोटनिस को कितना रिड्यूस करा हमने? 35% रिड्यूस करा। तो क्वेश्चन क्या है? न्यू एरिया। तो इस शीट का एरिया कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा माय फ्रेंड्स? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 8.21, नेक्स्ट है मेरा 15.21, नेक्स्ट है मेरा 17.21, नेक्स्ट मेरा है 19.21। इज दैट क्लियर गाइस? चलो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको क्लिक होना चाहिए। ये तो मेरा 90 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल कट लगाया तो पैरेलल लाइन हो गई। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे गाइस, यस नो? और ये दोनों ट्रेंगल यदि हमारे सिमिलर हैं तो साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। और एक साइड यदि 35% रिड्यूस होती है तो बाकी की साइड्स भी कितना रिड्यूस होगी? 35% रिड्यूस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यदि मैं इस साइड को मान लेता हूँ z, इसको x और इसको y, तो ये मेरी 35% रिड्यूस होकर के 0.65 z बचेगी, यस नो? और ये वाले मेरा 0.65 x बचेगा और ये मेरा 0.65 y बचेगा। तो जो पुराना एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो दे रखा था 36, तो जो नया एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 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 कितना? 0.65 x, हाइट कितनी? 0.65 y, यस नो? यही निकालना ना आपको। तो है हाफ एक्स वाई को अलग रहने दो, 0.65 को अलग करके स्क्वायर कर दो, 2 बार लिखा है ना। हाफ एक्स वाई का वैल्यू आपके पास पड़ा हुआ है कितना? 36 इंटू 0.65 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो आंसर आ जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और जल्दी करना सिखाता हूँ, और जल्दी और जल्दी। पुराना एरिया कितना था गाइस? 36। अब नया एरिया निकालना है। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर ये सिमिलरिटी वाला फंडा लगता है कि एरिया पे जितना % इफेक्ट आता है, जितना टाइम्स इफेक्ट आता है, सॉरी साइड में, साइड का जितना टाइम्स इफेक्ट आता है एरिया में उसका स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर साइड में कितना आ रहा है? 0.65 टाइम्स हो गया, यस नो? तो जो आपका यानी कि 65% हो गई एक तरह से ये आपकी साइड। इज दैट क्लियर? 35% कम करी तो एरिया हो जाएगा इसका स्क्वायर टाइम्स। इज दैट क्लियर? बस इतना सा सॉल्व करना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इज दैट क्लियर? तो ये फट से हो जाएगा 36 इंटू, गाइज एक चीज मेरे को बताओ, 65% कहने से 2/3 के आसपास होता है, क्योंकि 2/3 66.66% होता है। तो 2/3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 4/9 बनेगा। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, यानी मेरा आंसर 16 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि मैंने ज्यादा लिया 66.66%। 16 से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ये वाला, यस गाइस। तो इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन ये है, प्राइस ऑफ बेंगल्स is reduced by 20% so that Kareena could purchase 12 more bangles in rupees 480. Find original price. Find original price. क्वेश्चन ये है, प्राइस ऑफ बेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। बेंगल की प्राइस 20% कम हो गई तो करीना 480 रुपए में 480 में अब कितनी ज्यादा लेके आ रही है? 12 ज्यादा लेके आ रही है उतने ही रुपए में। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस यानी पहले कितना था। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको एक ऐसा फंडा, ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पुराना तो क्या, पुराना नया, प्राइस क्वांटिटी एवरीथिंग सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस, क्वांटिटी और यहाँ पर वैल्यू। मुझे बताओ करीना पहले कितने का लाती थी बेंगल्स? 480 का। अब कितने का ला रही? 480 का। प्राइस कितना % रिड्यूस हो गया? 20% रिड्यूस हो गया, मतलब 100 का 80 हो गया, यस नो? 100 का 80, मतलब रेशो क्या बना आपका? 5:1। प्राइस का रेशो 5:1 तो क्वांटिटी का, सॉरी 5:4। तो प्राइस का रेशो 5:4 है तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा? 4:5। इज दैट क्लियर? तो इनमें डिफरेंस कितना है? 1 का। और क्वांटिटी उन्होंने कितनी ज़्यादा बोली है? 12। तो जो 1 है वो मेरा 12 है। कितना टाइम्स है? 12 टाइम्स। तो ये भी 12 टाइम्स हो जाएगा 60, ये भी 12 टाइम्स हो जाएगा 48, यस नो? अब 48 मेरा क्वांटिटी है। अच्छा ये मेरा 1:1 है ना ये रेशो, तभी तो मैंने उल्टा कर दिया। प्राइस का रेशो और क्वांटिटी का रेशो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये 4 है, वो 48 के आ गई क्वांटिटी। 480 रुपये में 48 क्वांटिटी आती थी। एक कितने का हुआ? 10 रुपये का। ये ओरिजिनल प्राइस आ गया। बाकी भी चीज़ें आप चाहो तो निकाल सकते हो। 5 2 10 होता है तो 4 2 क्या हो जाएगा? 8। तो ये चीज़ आ गई आपकी। तो ये सारी चीज़ें अपन मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अ सर्कल
touches the lines x equal to 3 and y equal to 2 and its center lies on x plus y equal to 2, find diameter। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर ये पहले क्वेश्चन समझ लो। x इक्वल टू 3 लाइन किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के 1 2 3, तो ये मेरा x इक्वल टू 3 हो गया। और y इक्वल टू 2 x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये 1 2, ये मेरी लाइन हो गई x एक्सिस के पैरेलल। आई होप दैट इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। तो ये मेरा x इक्वल टू 3 हो गया और ये मेरा y इक्वल टू 2 हो गया। अब एक सर्कल ऐसा है जो इन दोनों लाइन को टच कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब वो सर्कल यदि मैं बनाता हूँ जो इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, तो वो सर्कल मेरा कहीं भी बन सकता है। तो मैं सर्कल को ऐसा बना रहा हूँ यहाँ पर, इस टाइप से इन दोनों को टच करवा दिया मैंने ये। इज दैट क्लियर? इसका सेंटर मुझे नहीं पता कहाँ होगा, तो मैं यहाँ कहीं इसका सेंटर डाल देता हूँ। सपोज करिए ये यहाँ कहीं इसका सेंटर है। डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ मैं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ इसको। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये मेरा x इक्वल टू 3 वाला लाइन है और ये मेरा y इक्वल टू 2 वाला लाइन है। इज दैट क्लियर? और ये सर्कल मेरा एक ऐसा है जो इन दोनों लाइन को टच करते हुए जा रहा है। ऐसा बनाना मेरे को। तो ये यहाँ कहीं इसका मैं सेंटर मान लेता हूँ। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं इसकी रेडियस r मान लेता हूँ सर्कल की, तो ये r मेरी रेडियस हो गई। तो ये मेरा ये भी r हो जाएगा, ये भी मेरा r हो जाएगा और ये भी मेरा क्या हो जाएगा? r आ जाएगा। अच्छा, ये मेरा 3 लेंथ था x इक्वल टू 3, तो ये मेरा 3 ये पूरा लेंथ, यस नो? तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 3 माइनस r बनेगा। इज दैट क्लियर? इससे यहाँ से एक परपेंडिकुलर में डाल देता हूँ, तो ये भी मेरा हो जाएगा 3 माइनस r, ये भी 3 माइनस r, यस नो? और ये मेरा पूरा 2 है और ये r है, तो ये r माइनस 2 बना, तो ये भी मेरा r माइनस 2 बना। यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 3 माइनस r कॉमा r माइनस 2 ऐसे कोऑर्डिनेट बने। और ये जो मेरा पॉइंट है सेंटर, ये किस लाइन पे लाई करता है? x प्लस वाई इक्वल टू 2 पे। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 को ये सेटिस्फाई करेगा। तो x को मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस r, y को r माइनस 2 इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सॉरी, ये पूरा 2 है और ये r है, तो ये 2 माइनस r, माई गाइस सॉरी, ये r माइनस 2 नहीं है, 2 माइनस r। तो ये यहाँ पर भी मैं 2 माइनस r कर देता हूँ, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो ये 3 इक्वल टू 2r आ गया। 2r ही तो डायमीटर होता है, जो कि मेरा 3 मिल गया मेरे को, यस नो? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अपन बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि एक पोल है, ये है आपका 15 मीटर का लेंथ और ये है इसका 10 मीटर का लेंथ, यस नो? अब ये इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और ये यहाँ से इसको मिला रखा है, ये यहाँ से इसको मिला रखा है, दैट्स इट। और ये जो हाइट है इसकी, ये वाली हाइट, बस ये हाइट फाइंड करनी है, इतना सा क्वेश्चन है, यस नो? अब इस लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल होंगे। सिमिलर ट्रेंगल होंगे तो क्या होगा? साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो कैनाई से बड़े वाले का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बड़े वाले का बेस कितना? x प्लस वाई इक्वल टू छोटे वाले का परपेंडिकुलर अपन छोटे वाले का बेस कितना? y। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। और ये यदि मैं इस तरफ से देखूँ, ये तो ये वाला ट्रेंगल मेरा, ये वाला छोटा और ये बड़ा, ये भी दोनों सिमिलर होंगे। तो बड़े वाले का परपेंडिकुलर बड़े वाले का बेस इक्वल टू छोटे वाले का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे वाले का बेस मेरा बनेगा। उधर y आया था, यहाँ पर मेरा x आएगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनी, यस नो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर?
तब यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि ये दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके h का वैल्यू बड़ा आराम से निकाल सकते हैं गाइस, लेकिन इतना टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये इससे मिला रखा है, ये इससे मिला रखा है, ये वाली लेंथ निकालना है, तो कुछ मत करो, ये दोनों को तो आप मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो, 15 इंटू 10 को ऊपर लिख लो और नीचे दोनों को ऐड करके लिख लो 15 प्लस 10। तो गाइज ये मेरा 150 हो गया, ये गाइज मेरा 25 हो गया, 25 6 जा 150, तो ये मेरा 6 आ गया। वेरी सिंपल, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जेईई मेन में भी आया था ये। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन अब देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है गाइस कि एक वर्ड है मेरा जेनिथ, ZENITH। आपको इस वर्ड का रैंक निकालना है। रैंक समझते हो ना, यानी इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले कौन से लेटर से स्टार्ट होने वाले आएंगे? ई सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में, तो ई वाले आएंगे, उसके बाद एच वाले आएंगे, ऐसा। तो ऐसे करते करते जब जेनिथ खुद आएगा, ऐसी भी कोई पोजीशन आएगी, तो वो ऊपर से कौन से नंबर पे आएगा, दैट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड। तो इसको निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। तो आप देखो, सबसे पहले अपन नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? ई, तो एक नंबर इसका हो गया, उसके बाद एच, तो 2 नंबर इसका हो गया, EFGH आई, 3 नंबर पे आई आ गया, IJKLMNOPQRST, तो ये 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा तरीका अपन ने इसकी रैंकिंग कर ली। अब इसके बाद क्या करना, बहुत अच्छे से समझते जाना आप इसको। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो 6 लिखा है, इसके राइट साइड में कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं? अरे भाई सारे के सारे इससे छोटे हैं, तो वो यहाँ पे लिख लो आप 5। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये जो 1 है, इस 1 के इधर कितने नंबर है जो इससे छोटे? कोई नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 4 के राइट में कितने हैं जो इससे छोटे हैं? 2। 3 के राइट में कितने हैं जो इसके छोटे हैं? 1। 5 के राइट में कितने हैं जो इससे छोटे हैं? 1। और 2 के राइट में तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब यहाँ पर ये तो आपने पूरा एनालिसिस ऐसा कर लिया कि अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल। तो गाइज इस सब का अच्छा लास्ट में अपने को +1 करना, ये याद रखना, बस इतना सा। अब ये 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 125 जा कितना हो गया मेरा? 600, और ये मेरा 0, ये मेरा आ गया 6 2 जा 12, ये मेरा आ गया 2 1 जा 2, ये मेरा 1 प्लस ये मेरा 0, और ये मेरा लास्ट वाला 1 यहाँ पर और ऐड करना, याद रखना। तो ये 612 प्लस 2 614 15 16, ये आंसर आ गया 616 गाइस। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप रैंक निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, कोई ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। 40C6 प्लस 39C6 प्लस 38C6, और ऐसे करते करते ये मेरी सीरीज जा रही है 20C6 तक। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दिस इज वेरी फेमस वेराइटी। तो 40C6, अब देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सबसे पहले, तो यहाँ पर मुझे इसको देख के ही एक फार्मूला तुरंत याद आ जाना चाहिए, NCR प्लस n-1CR प्लस n-2CR, और ये करते करते जा रहा है RCR। ये मेरा होता है फार्मूला n+1CR प्लस 1। तो क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल करने का ट्राई करूँ, और बन भी ऐसा ही रहा थोड़ा थोड़ा। 40C6 प्लस 39C6, यदि मैं इसको कम करते करते करते, ये जा तो वैसे 20C6 तक रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ तक लेता जाऊँ 6C6, तो आपको लगेगा सर ने कुछ टर्म ज़्यादा लिख दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ज़्यादा लिखे वो मुझे बता दो, मैं अब उनको माइनस कर लेता हूँ। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहाँ से ज़्यादा लिखे? 20 तक तो मैंने लिख ही दिया था। अब ये 19 से मेरे को लिखना है 19C6 प्लस मेरा 18C6, और ऐसे कहाँ तक जा रहा है? 6C6। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखे ना, ये सब मैंने यहाँ माइनस लगा के माइनस कर दिए। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब ये फार्मूला इसके अंदर मैं लगाता हूँ, तो मेरा बनेगा 41C7 माइनस 20C7, दैट्स इट, दैट इज माई आंसर। और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर गाइस। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, 2 इंटू, वंस अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1P0, 2 इंटू 1P0 माइनस 3 इंटू ये मेरा है 2P1 प्लस 4 इंटू 3P2, और ये इस तरह से मेरा डैश 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 ये सीरीज जा रही है मेरी 41 टर्म्स तक जा रही है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरी 41 टर्म्स तक सीरीज जा रही है, और इसमें प्लस करना है मेरे को एक और सीरीज, और वो सीरीज है मेरी फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3
माइनस फैक्टोरियल 4, ये भी मेरी सीरीज 41 टर्म्स तक जा रही है। इज दैट क्लियर? आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लाना है, जितना सिंप्लीफाई आप कर सकें उतना करके इसका आंसर लाना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब सबसे पहले मैं इस सीरीज को सिंप्लीफाई करके लिखने का ट्राई करता हूँ। 2 इंटू गाइज 1p0 क्या होता है फैक्टोरियल 1 माइनस 3 इंटू 2p1 क्या होता है फैक्टोरियल 2 प्लस 4 इंटू 3p2 क्या होता है फैक्टोरियल 3। ऐसे कितनी टर्म से? 41 टर्म से। तो ये लिख लेते हैं अपन, प्लस ये मेरा आ रहा है 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। अच्छा तो ये 41th टर्म में 41 फैक्टोरियल आएगा, यस नो गाइस? अच्छा ये जो ऑड नंबर है 1 3 इन पे प्लस साइन आ रहा, तो 41 पे भी क्या साइन आएगा? प्लस साइन आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए गाइस नेक्स्ट, अब 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसा मेरा बनेगा ये डैश डैश डैश। और ये मेरा लास्ट टर्म क्या बनेगा देखो जरा, 40 कितना बनेगा फैक्टोरियल। जब यहाँ फैक्टोरियल में 1 था तो यहाँ 2 आया, जब यहाँ 2 था है ना, मतलब पहले टर्म में 2 फैक्टोरियल आ रहा है, दूसरे टर्म में 3 फैक्टोरियल आ रहा है। तो जब ये 41th टर्म आएगा तो फैक्टोरियल में क्या आएगा? 42 आएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अब ये अच्छा, जब यहाँ फैक्टोरियल के अंदर इवन आ रहा था यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ पर इवन टर्म है तो मेरा यहाँ प्लस आएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये मेरा एक हो गया प्लस। अब इसके अंदर ये तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 कहाँ तक जा रहा है? फैक्टोरियल 41 तक जा रहा है। कोई इश्यूज तो नहीं इसके अंदर? चलिए अब इन दोनों सीरीज का मेरे को सम करना है फाइनली, तो मैं यहाँ पर एक बार और लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से, आपको कंफर्टेबल लगेगा देखना। फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और इसमें लास्ट टर्म है फैक्टोरियल 42। और ये सीरीज स्टार्ट हो रही फैक्टोरियल 1 से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 और ये कहाँ तक जा रही है? 41 फैक्टोरियल तक जा रही है। इन दोनों का मेरे को सम करना था, क्योंकि बीच में काहे का साइन है? प्लस का साइन है। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये सब कैंसल हो जाएंगे, तो ये 1 फैक्टोरियल प्लस 42 फैक्टोरियल, यानी फाइनली 42 फैक्टोरियल प्लस 1 बना, जो कि मेरा आंसर है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर वो देखिएगा क्वेश्चन के अंदर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपको दिए हुए हैं अल्फा बीटा। और एक और इक्वेशन दी है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स दे रखे हैं गामा एंड डेल्टा। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज़ का वैल्यू निकालना, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा देन बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैनेज कैसे करना देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स होता माइनस बी अपॉन है, तो मेरा बनेगा माइनस बी। इज दैट क्लियर? नो, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता तो वो मेरा 2 बन जाएगा। इसी तरह से गामा प्लस डेल्टा, तो ये गामा डेल्टा यदि इसके रूट हैं तो गामा प्लस डेल्टा मेरा बन जाएगा, जस्ट अ मिनट, गामा प्लस डेल्टा बन जाएगा माइनस 2q अपॉन 2 और गामा डेल्टा मेरा बन जाएगा 1 अपॉन 2। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं, ये रूट्स इसके हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस क्यू जो बन रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इज दैट क्लियर? और ये मेरा बन रहा है 1 अपॉन अल्फा बीटा मेरा बन रहा है 1/2। इज दैट क्लियर? तो ये तो कोई नया नहीं आ रहा, अल्फा बीटा यदि 2 है तो ये मेरे पास वैसे ही था 1 अपॉन अल्फा बीटा 1/2 बनना ही बनना था। इज दैट क्लियर? माई क्वेश्चन इज दिस कि ये चीज़ का वैल्यू कितना होगा, तो अपन एक काम करते हैं ना, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा माइनस 1/अल्फा देन बीटा माइनस 1/बीटा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस माइनस प्लस 1/अल्फा बीटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा गाइस कि ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है और ये 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, इनको मैं पास लिख देता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा गाइस। इज दैट क्लियर? ये मेरा 2 दे रखा है, ये मेरा 2 दे रखा, माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा गाइस, अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा।
तो ये मेरा 2 + 1/2 कितना बन जाएगा मेरा 5/2 माइनस अल्फ़ा बीटा मेरा 2 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी मेरा p² बनेगा -2 इंटू अल्फ़ा बीटा 2 तो 2 2 क्या बना मेरा 4 बना। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा क्यू तो कहीं आया ही नहीं, क्यू का क्या रोल रहा, तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे देते कि 1/α + 1/β की भी ज़रूरत लगती, इज दैट क्लियर? सपोज करो मैं यहाँ पर और डाल देता हूँ प्लस में कुछ ऐसा, तो वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको फंडा समझ आया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर in a + b + c पावर 20? इज दैट क्लियर? इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, है ना? दिखने में लग रहा है एल्जेब्रा का कोई क्वेश्चन होगा ये। देखते हैं अपन किस टाइप का क्वेश्चन है। a + b + c पावर 20 है, तो 20 की जगह मैं थोड़ी देर के लिए 2 ले लेता हूँ। इतना बड़ा नंबर है, मैं एक्सपांड कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे लगता है a + b + c का होल स्क्वायर मेरे को ले लेना चाहिए, बिकॉज आई नो कि ये पता है ये तो कितना होता है। तो ये मेरा बनेगा a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + bc + 2ab, पूरा ही लिख देता हूँ, 2ab + 2ac + 2bc। इज दैट क्लियर गाइज? अब मैं एक चीज़ यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो मेरा पहला टर्म है इसमें a की पावर 2 है, b तो है ही नहीं इसलिए 0, c भी नहीं है तो 0 पावर है इनकी। ये b² है, मतलब ये सेकंड टर्म में b की पावर 2 है, लेकिन ये दोनों 0 है। c² में यहाँ 2 है और ये दोनों 0 है। और ये जो मेरा ab bc ac है, तो ये मैंने जो ab लिखा है यहाँ a और b की पावर 1 1 है, तो ये 1 और ये 1 है, तो यहाँ c का वैल्यू 0 है। एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हर केस में पावर्स का टोटल 2 आ रहा है। देखो आप कहीं भी देख लो। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक तरह से 2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें कोई 0 भी होएगा तो चलेगा। ये फंडा आपने पढ़ा था, पार्टीशन रूल करके होता है एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जहाँ पर अपने को n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r में डिवाइड करना होता है। तो वहाँ पर अपन फार्मूला लगाते हैं n + r - 1c r - 1। अब यहाँ पर n कितना है गाइज? अब आपने यहाँ पे 2 को 3 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये तो अपन ने एग्जांपल लिया था, बेसिकली तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ तो 20 है, और 20 को 3 पार्ट में डिवाइड करना कि टोटल 20 हर बार हर टर्म का आना चाहिए। तो ये n 20 हो गया, r मेरा 3 इसलिए 3 हो गया, -1c 3 - 1 23 - 1 ये मेरा बना 22c2। तो ये मेरा 22/2 इंटू 21/1, 2 से कैंसिल होगा 11, तो फाइनली मेरा बना 231। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इन अ लोकेलिटी 63% persons like apples and 76% like mangoes. Find the range of persons like both. बस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया, ये इन्फॉर्मेशन दी और आपको निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना गाइस। ये पूरी दुनिया में मान लेता हूँ इसके अंदर 63% लोग एप्पल लाइक करते हैं, 76% मैंगो। तो मैंगो वाले मेरे 76% है और एप्पल वाले मेरे 63% है। और मैं मान लेता हूँ एक्स बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन, एक्स लोग ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, और पूरी दुनिया होती है मेरी 100%। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ये दिया नहीं कि हर बच्चा ये फ्रूट पसंद करता ही है, हर बंदा। तो कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, ना एप्पल ना मैंगो, तो ऐसे लोग वाई माने अज्यूम कर लिया बाहर। अच्छा ये 63 है और ये एक्स है, तो ये मेरा बचा हुआ 63 - x बना, ये मेरा 76 - x बन गया। इज दैट क्लियर? तो ये लोग कौन है? ओनली एप्पल लाइक करने वाले 63 - x। ओनली मैंगो वाले कौन हो गए? 76 - x। दोनों वाले x हो गए और दोनों पसंद नहीं करने वाले y हो गए। क्या नहीं से इन सबका सम मेरा 100% होगा, तो मैं इसके इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 100। ये मेरा -x से +x कैंसिल हो गया, और मुझे किसकी रेंज निकालना है? इसकी, x की, दोनों पसंद करने वालों की। तो ये -x को इधर ले लूँ तो +x हो जाएगा, और ये 63 + 76 मेरा हो जाएगा 139। ये 100 इधर ले लो और ये y तो इधर ऑलरेडी है, तो ये मेरा x इक्वल टू बनेगा 39 + y। यस नो?
और ये मेरा जो मिनिमम वैल्यू है x का वो 39 हो गया। y 0 भी हो जाए तो मिनिमम x कितना हो गया मेरा 39 और मैक्सिमम x कितना होगा 100 ले लें। नहीं मेरे बच्चों, कभी ऐसी गलती मत करना मैक्सिमम 100 लेने की। x से ऐसा नंबर लेना कि ये हर जगह निगेटिव कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि पर्सन कभी निगेटिव नहीं होते, परसेंटेज हो चाहे पर्सन हो। इज दैट क्लियर? यदि मैं 100 लेता हूँ तो 76 माइनस 100 निगेटिव आ जाएगा। इवन मैं 76 भी नहीं ले सकता, यहाँ तो चलेगा पर यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो मैक्सिमम x मेरा 63 होगा। ये अच्छे से देख लेना गाइस। 63 में लेता हूँ तो यहाँ भी निगेटिव नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। पर यदि मैंने 64 ले लिया तो ये 63 माइनस x निगेटिव आ जाएगा। सो माई रेंज गाइज गोज फ्रॉम 39 टू 63। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन मैनेज कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बिलोंग्स टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री, और इस तरह से ये सीरीज जा रही है और लास्ट में लिखा 1 + 10 45 डिग्री। क्लियर? और ये 2 की पावर, जो आंसर्स अपने को दे रखे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। 2 पावर 21, 2 पावर 22, 2 पावर 23, 2 पावर 24, ये इसके ऑप्शन है, यानी ये इसके आंसर्स दे रखे हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ मैं जानता हूँ और वो मैं आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, और वो फार्मूला ये है कि इफ़ a + b = 45 डिग्री। ये क्वेश्चन भी है और एक फार्मूला भी बना सकते हैं। तो 1 + 10a और 1 + 10b का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 होता है। यदि a + b 45 डिग्री है तो अब इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 1 + 10 1 डिग्री, इसके पास में लिख रहा हूँ मैं सेकंड लास्ट टर्म जो यहाँ आएगा, यहाँ 45 है तो इसके पहले 44 आएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 + 10 44 डिग्री। इज दैट क्लियर गाइज? फिर ये 1 + 10 2 डिग्री के पास में लिखूंगा मैं 1 + 10 43 डिग्री। ऐसे आते चले जाएंगे और लास्ट में ये वाला बचेगा 1 + 10 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब ये 45 टर्म्स थे, उसमें से इसके पहले वाले जो 44 है उनकी मैंने पेयरिंग कर दी, तो एक तरह से ये मेरे 22 बचे टर्म्स। 22 यानी पेयर्स आएंगे, सॉरी टर्म्स नहीं। अब ये जो पहला पेयर है मेरा ये वाला, ये उस टाइप का दिख रहा है 1 + 10 है, 1 + 10 भी, जहाँ a + b 45 डिग्री है, 1 और 44, तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा 2। इसी तरह से दूसरा पेयर है उसका वैल्यू भी 2, और ऐसे 2 2 2 कितने आएंगे 22 टाइम्स आएगा इनटू। अब ये बचा 1 + 10 45 डिग्री, 10 45 कितना होता है 1, तो 1 + 1 फिर से मेरा 2 आ गया, तो ये मेरा बना 2 की पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, फाइनली 2 की पावर 23। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो फ्रेंड्स। मैं इतने आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज कहीं भी आपके काम आ गया तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया आपके लिए। यस गाइस, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो एक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि एक सपोज करो कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर आपको -x² + x + 5। बस इतनी सी बात है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। गाइस एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर यदि नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका ग्राफ पक्के से ऐसा आएगा, और ऐसा आएगा तो इसका मैक्सिमम ही होगा, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना इस फंक्शन का, कुछ मत करो यार, सिंपल सा एक फार्मूला आपको कोई नहीं बताएगा, याद कर लो डायरेक्ट, c - b² / 4 है, बस इससे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और यदि यहाँ पॉजिटिव है तो यही फार्मूला मिनिमम दे देगा, उस केस में मैक्सिमम होएगा ही नहीं। यस नो? तो डायरेक्ट आंसर में निकाल देता हूँ। c कितना है यहाँ पर गाइस 5, -b कितना है 1, 1² 1/4 × a कितना -1, तो ये आ जाएगा 5 + 1/4। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा 21/4। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये कई बार इस तरह से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की आपको ज़रूरत क्वेश्चन में पड़े या कहीं करना पड़े तो आप इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइज, एरिया ऑफ sphere B is 300% more than A, then volume of A is what % less than
बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका जो फंडा मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकाल के बता देता हूँ मैं इसका। दो स्फीयर है गाइस, स्फीयर ए और स्फीयर बी। ये स्फीयर ए और ये स्फीयर बी। अब एरिया इसका कितना ज़्यादा है? 300%, 300% ज़्यादा है। इसका मतलब इसका एरिया मैं 100 मान लूँ तो ये 100 प्लस 300%, 300 तो ये 400 हो गया मेरा एरिया। इसका मतलब ये दोनों स्फीयर के एरिया का रेशो हो गया 1:4। यस नो? एरिया का रेशो 1:4। तो यदि एरिया का रेशो 1:4 है तो रेडियस का रेशो 1:2 हो जाएगा। ये रूट होता है, रूल है, क्योंकि एरिया निकालते टाइम रेडियस पे आप स्क्वायर लगाते हो तो उल्टा चलना है, एरिया से रेडियस तो स्क्वायर रूट करोगे। अब रेडियस से वॉल्यूम का रेशो निकालना, तो वॉल्यूम में आर का क्यूब आता है तो ये 1:8 हो जाएगा हमारा। यस नो गाइज? 1:8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 8 से डिवाइड करके 1/8:1 रेशो में तो चलता ही है ना, ऐसा करते हैं अपन, दोनों में कोई चीज़ से डिवाइड कर लेते हैं। यस नो? इसका मतलब ये 1/8 है तो ये 1 है। 1/8 कितना परसेंट होता है गाइज? 12.5%। और 1 कितना होता है गाइज? 100%। तो यदि ये 100% है और ये 12.5% है तो कितना कम है? ये 87.5% कम है। सो माई आंसर इज 87.5%। इज दैट क्लियर गाइज? आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसका वॉल्यूम पहले वाले का 1 था, इसका 8 था, तो यानी कि कितना कम है? ये 7 कम है इससे, है ना? तो यदि 8 पे 7 कम है तो 1 पे कितना है? 7/8। और 1/8 12.5% होता है तो 7/8 इसका 7 टाइम्स होएगा, तो अल्टीमेटली वही तो आया 87.5%। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस नो? चलिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एक दो क्वेश्चन और ले लूंगा। सम ऑफ फैक्टर्स बताना है। फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। अरे गाइस, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी उनको तो याद भी नहीं आएगा कि ये क्या चीज़, क्या था, कैसे निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, है ना? चलो, जिनको नहीं भी पता है मैं समझा देता हूँ फटाफट। देखो जरा, 360 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे गाइस। तो 360 का मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा मैं, तो 360 डिवाइड करूँगा पहले 2 से, तो मेरा आ गया है 180, ये 2 से तो मेरा 90, ये 2 से तो मेरा 45, ये मेरा 3 से तो ये मेरा 15, तो ये मेरा 3 से तो ये मेरा 5, तो ये मेरा आ जाएगा 2 का क्यूब, 3 2 आ रहे हैं, फिर ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा गाइस, और फिर ये 5 पावर 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कि ये 3 2 1 पावर आ गई, नो प्रॉब्लम। अब इसके सम करना है फैक्टर्स का, तो ऐसे करा करो गाइस, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। यस नो? और 3 पावर 2 है तो 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, फिर 5 पावर 1 है तो 5 पावर 0, 5 पावर 1। तो ये आपका आ जाएगा, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15 गाइस। तो ये मेरा हो गया 15 इंटू ये मेरा 1 + 3 4 + 9 13 इंटू ये मेरा 5 + 1 6, तो ये 15 6 जा 90 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये मेरा 1170 आ गया। 13 9 जा 117 और ये 0 मेरा लग जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकेंगे आपको, वो थोड़ा सा घुमा फिरा करके देंगे। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि if sum of factors of a number, sum of factors of a number is 403, find the number। ये क्वेश्चन है गाइस। एक नंबर के फैक्टर्स का सम दिया है 403, तो बताओ नंबर क्या होगा। अब आपने को उल्टा चलना, रिवर्स चलना है। सम निकालना था पहले, अब सम दिया है, नंबर निकालना है। पहले नंबर दिया था, सम निकालना था। तो गाइस पहले अपन ये पता तो करें कि 403 जो होता है ना, ये किससे डिविजिबल है। तो ये मेरा होता है 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल तो पता होंगे ना आपको। 10 से नहीं है, 11 से ट्राई मार के देखते हैं। 11 3 जा 33, बचा कितना? 7, 33 देन 7, या आ गया 73। जस्ट अ मिनट, इलेवन से है ही नहीं डिविजिबल, सॉरी, मुझे लगा डाउट। अच्छा ठीक है, हाँ कैसे होगा? 4 + 3 7 - 3, 12 से तो सवाल ही नहीं होता। एक बार 13 से ट्राई करके देखते हैं। 13 3 जा 39, 1 3, यस 1 1। तो ये मेरा 403 मेरा हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 31। इज दैट क्लियर?
अब मैं इस 13 को कैसे लिखूं? ऐसे प्राइम नंबर के पावर्स के सम में लिखना है तो मैं लिखता हूं इसको 3 पावर 0 1 होता है प्लस 3 पावर 1 3 पावर 2 तो ये मेरा 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 है ना। आई कुड राइट, मैं लिख पाया। 1 प्लस 31 को मैं लिखूं, कैसे लिखूं? 5 प्लस 5 स्क्वायर, देखो ज़रा सही है क्या? ये 5 पावर 0 लिखो चलेगा, नो प्रॉब्लम। 25 प्लस 5 30 प्लस 1 ये हो गया ना मेरा 31। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये मेरा नंबर हो गया n। अब आप उल्टा सोचो, यदि नंबर ऐसा होता तो आप सम के लिए ऐसे ही लिखते, ऐसे ही तो करते, आप ऐसे करते करते यहाँ पहुँच जाते। तो अब की बार मैं रिवर्स चल के ऐसा लाया हूँ। इज दैट क्लियर? तो मेरा नंबर बनेगा 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 स्क्वायर 25 9 जा कितना बना गाइज? 225 बना। बट डोंट फॉरगेट कि ऐसा और भी तो कोई केस हो सकता है। तो 403 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 13 को तो खैर एज इट इज़ लिख दो, 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2, और ये जो मेरा था 31 इसको मैं लिख रहा हूँ 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 और 2 पावर 4। गाइज ये भी 31 होता करके देख लो। ये 2 पावर 4 मेरा बनेगा 16 प्लस 8 24 28 30 31। तो ये मेरा 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर 4 ये भी एक नंबर बन जाएगा। ये 9 इंटू 16 बनेगा मेरा। तो 9 इंटू 16 कितना होता है गाइज? 144। तो ये 144 मेरा एक नंबर और आ गया। तो और कोई तो नहीं बन रहा, आप चेक कर लेना। मुझे ये दो का मैंने 2 निकाले हैं और इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं आएगा। 225 और 144। तो ये जो मेरे 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें आपको फैक्टर्स का सम मिलेगा 403। इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट दिया है x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ऑल 2 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन एज 6k प्लस माइनस 1, k बिलोंग्स टू इंटीजर नेचुरल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है 2 4 3 8 1 1 2 3 4 5 6 7 0 देन 1 इज प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर? और डी के अंदर दिया नन। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखना, इस क्वेश्चन में किस तरह से एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन की हेल्प करता है आंसर निकालने में। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे, एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 ये डिविजिबल है कि नहीं, किससे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। तो गाइज यहाँ पर क्या आएगा? एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट करूँगा गाइज तो माइनस 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 ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा गाइज। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 आया। तो यहाँ पर मैं लूँगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लेता हूँ तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये मेरा साइन चेंज हो जाएंगे तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गाइज, है ना। तो ये तो वही का वही आ गया। तो यहाँ पर प्लस 1 यदि मैं लेता हूँ तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ही है ना, यस यस यस। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये इससे फुल्ली डिविजिबल है। और इन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये तो ट्रू है। अपने को फॉल्स वाला फाइंड करना है तो ये तो ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट, ये तो आंसर मेरा हो नहीं सकता। सेकंड, ऑल 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटर्न है 6k प्लस माइनस 1। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो इस टाइप के ही होते हैं 6k प्लस माइनस 1। ये एक प्रॉपर्टी होती है 2 और 3 को छोड़ के। तो इसीलिए मैंने 2 डिजिट नंबर दिया है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी ट्रू है। आई एम लुकिंग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये जो एक इतना बड़ा नंबर है ये दिया है कि क्या ये प्राइम नंबर है क्या, दिस इज माई क्वेश्चन। अब इतने बड़े नंबर को मैं चेक भी कैसे करूँ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, मैं कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0।
देन यहाँ मैं लिख रहा हूँ 81, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और यहाँ लिख रहा हूँ 1। गाइज इन सबका टोटल करें तीनों नंबर का तो क्या मिलेगा मेरे को 2 4 3 8 1 1 2 3 4 5 6 7 0 एंड देन 1। वही मिल रहा है जो मेरा नंबर है। यस नो, इज दैट क्लियर? चलिए 243 को देख के कुछ याद आता है? 3 की कितनी पावर होती है? 243 3 पावर 5 होता है ये। और यदि ये 3 पावर 5 होता है और यहाँ पर 10 जीरो 10 जीरो दे रखी तो कहना ही से मेरा ये नंबर 300 पावर 5 है। आप चाहो तो चेक करके देख लो, 2 जीरो और पावर 5 है तो 10 जीरो हो जाएगी। ठीक इसी तरह से ये जो मेरा नंबर 81, ये 3 की पावर 4 है और इसके आगे 8 जीरो लगी है तो कहना ही से ये मेरा नंबर 300 की पावर 4 है। और ये मेरा +1, तो ये जो मेरा नंबर बना ये ऐसा बना, ओरिजिनल नंबर मेरा ये है ना। और ये एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है, देखो आप। और ये डिविजिबल है किसी चीज़ से, चाहे वो जो भी हो, ये अपन ने चेक कर लिया डिविजिबल है पक्के से। और यदि किसी चीज़ से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये प्राइम नंबर है तो ये फॉल्स हो गया। तो यही मेरा आंसर है, यही मुझे फाइंड करना था कि कौन सा इसके अंदर फॉल्स है गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मे बी आए नहीं आए मैं नहीं कह सकता एग्जाम में, लेकिन बहुत फेमस नंबर है, दैट इज रामानुजम नंबर 1729 गाइस। द स्पेशल अबाउट दिस इज वॉट, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब होता है और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये कि ऐसे कितने नंबर और होंगे। ये एक मैंने बताया जिसमें एक नंबर को दो अलग अलग पेयर्स में क्यूब का सम के उसमें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपन। आंसर ऑप्शन से 1 2 3 और इनफाइनाइट है ना, या तो अकेला यही नंबर है या 2 होंगे या 3 होंगे, इनफाइनाइट होंगे। मैं आपको बोलूँ कि ऐसे और भी नंबर निकाल के बताओ, शायद आपको मुश्किल आएगी ढूंढने में, नहीं मिलेंगे, लेकिन है बहुत सारे इनफाइनाइट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं लाता हूँ। 1729 ये एक इक्वेशन है जो करेक्ट है, तो इसको मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसा, तो ये मेरा 9 क्यूब एक्स क्यूब, सब में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, 10 क्यूब एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12 क्यूब एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा 1729 एक्स क्यूब इक्वल टू ये मेरा 9x का होल क्यूब बना गाइज, ये मेरा 10x का होल क्यूब बना गाइज इक्वल टू ये मेरा एक्स क्यूब प्लस ये मेरा 12x का होल क्यूब बना। इज दैट क्लियर? तो ये मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन अब करेक्ट है। अब यदि मैं इसमें x की जगह 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? आप बोलोगे सर वही मिल जाएगा जो आपने दिया था ये वाला सबसे पहले। यस नो, x को 2 रखोगे तो ऐसा एक और मिल जाएगा, x को 3 रखेंगे तो ऐसा और मिल जाएगा, x को 4 रखेंगे तो ऐसा और मिल जाएगा। सो देयर आर इनफाइनाइट सच नंबर्स जिसमें से ये सबसे छोटा होता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस नंबर। इज दैट क्लियर? चलिएगा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, सो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ गेट गुड स्कोर एंड मे योर ड्रीम्स गेट सक्सेस। ऑन दिस occasion of Teachers Day, I would like to give this message only, and my blessings are always with you. God bless you. Thank you so much. Have a nice day.